नमस्कार, द फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और इस लाइव बातचीत में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। अनुराग गुप्ता, पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता और इनके साथ बाबूलाल मरांडी की अदावत जो है कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज फिर से बाबूलाल मरांडी जो राज्य में नेता प्रतिपक्ष हैं, पहले मुख्यमंत्री रहे इस राज्य के और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आज उन्होंने जो खुलासा किया है वो एक तरीके से पूरे सिस्टम पे सवाल खड़ा कर रहा है। और खास करके डीजीपी पद पर बने रहने के दौरान अनुराग गुप्ता ने जिस तरीके से काम किया है, बाबूलाल मरांडी के मुताबिक अगर बाबूलाल मरांडी की बातों में दम है तो आगे क्या होगा? क्या अनुराग गुप्ता पे भी कार्रवाई होने वाली है या फिर ये महज सिर्फ एक पॉलिटिकल बयान है जो कि बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दे रहे हैं? अगर पॉलिटिकल बयान है तब भी क्या इसको सिर्फ यह मान करके छोड़ देना चाहिए या फिर ये बहुत बड़ा आरोप है? आपको मालूम है कि अपराधी सुजीत सिन्हा को लेकर के एक आरोप बाबूलाल मरांडी ने आज लगाया है और कहा है कि अमन साहू का जो एनकाउंटर हुआ था वो एक तरीके से सुजीत सिन्हा को कोयलांचल में और मजबूत करने के लिए, उनकी दबदबा कायम रखने के लिए जो है उनके इशारे पर एक तरीके से अमन साहू का एनकाउंटर हुआ और डीजीपी अनुराग गुप्ता ने यह कराया है। ये आरोप है, बड़ा आरोप है बाबूलाल मरांडी का, नेता प्रतिपक्ष का, जो यह बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति जो डीजीपी के पद पर बैठा हुआ था वो एक अपराधी के इशारे पर दूसरे अपराधी का एनकाउंटर करा रहा था। उसके पीछे का मकसद ये था कि सुजीत सिन्हा जिसके साथ डीजीपी के पद पर रहते हुए जो अनुराग गुप्ता का जो साठगांठ था, जो अवैध वसूली में जो हिस्सेदारी की जो बातचीत थी, जिसका शेयर का भी जिक्र कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी और वो यह कहते हैं कि 40% का शेयर था कि 40% जो कमाई का हिस्सा है वो अनुराग गुप्ता तक पहुंचता था। ये आरोप लगा रहे हैं बाबूलाल मरांडी। तो बहुत बड़ा आरोप है, तब जबकि अनुराग गुप्ता डीजीपी के पद पे रहे। क्या इस आरोप के बाद अब जो है बीजेपी या फिर बाबूलाल मरांडी आगे बढ़ेंगे, कोई जांच की बात करेंगे फिर से, जैसा कि पहले भी अनुराग गुप्ता को लेकर के वो कोर्ट भी जा चुके हैं? आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो याद भी दिला रहे थे कि कैसे जो है अनुराग गुप्ता की पोस्टिंग की गई डीजीपी के पद पर, तब जबकि अप्रैल में ही वो रिटायर कर गए थे। लेकिन सरकार जो है अपने मन के अनुरूप काम कराने के लिए अनुराग गुप्ता को उस पद पर जबरन जो है बनाए रखा और अब मजबूरन यह इस्तीफा लिया गया है या फिर इस्तीफा दिया गया है, इसकी भी जांच जो है होनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी ऐसी बातचीत कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आप ही से सवाल है कि तब जबकि अवैध खनन एक बड़ा मसला है इस स्टेट में, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कई मौकों पर जब अधिकारियों से बातचीत करते हैं, समीक्षा करते हैं, तो वो यह निर्देश देते हैं कि अवैध खनन एकदम से बंद हो जाना चाहिए। अवैध खनन के मामले में ही जो है नेता अधिकारी जो है जेल तक गए। आप खुद देखिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी नाम आया और उसी मामले में बाबूलाल मरांडी अब यह बोल रहे हैं कि कैसे डीजीपी के पद पर बने रहने के कारण जो है उस पूरे नेक्सस का एक तरीके से संरक्षण दिया गया। या इतना ही नहीं, अगर उस नेक्सस में जो बड़ा खिलाड़ी है सुजीत सिन्हा जो अभी जेल में बंद है, अगर कोई चुनौती देने वाला था कोयलांचल में अमन साहू, हालांकि अमन साहू भी कोई मतलब पुजारी टाइप के तो आदमी थे नहीं, अपराधी ही थे, उनका एनकाउंटर हुआ, लेकिन एनकाउंटर के पीछे की वजह बता रहे हैं कि सुजीत सिन्हा का वर्चस्व जो है वो कायम रहे, दबदबा कायम रहे, कोई चुनौती नहीं दे सके सुजीत सिन्हा को, इसलिए सुजीत सिन्हा के इशारे पर जो है एनकाउंटर का नाम देकर के, शक्ल देकर के उसकी हत्या करा दी गई। इस पूरे आरोप को सबसे पहले आप कितना गंभीर देखते हैं या फिर ये पूरा मामला राजनीतिक है और सिर्फ जो है बाबूलाल मरांडी जो पूरी पुरानी लड़ाई उनकी रही अनुराग गुप्ता के साथ, इसलिए वो यह जो है एक कोरम पूरा कर रहे हैं? नहीं, जो बाबूलाल जी जो आरोप लगा रहे हैं वो
सरकार के सत्ता के गलियारे में ब्यूरोक्रेसी में भी इस तरह की खुसुर फुसुर हो रही है। अब उसमें कितना सच्चाई है, तो जो बाबूलाल जी ने आरोप लगाया है, जैसे रिया सिन्हा और डीजीपी अनुराग गुप्ता के बीच चैट की बात उन्होंने कही है, तो अगर बाबूलाल जी इन सब आरोपों के साथ कुछ दस्तावेजी प्रमाण या तथ्य अगर देते, तो यह मामला बहुत बड़ा मामला है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मामला है। और जिस रिया सिन्हा का सर नाम ले रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, वो रिया सिन्हा सुजीत सिन्हा की पत्नी है। फिलहाल ये भी जेल में बंद है, सुजीत सिन्हा भी जेल में बंद है। और रिया सिन्हा को कोट करते हुए बाबूलाल यह कह रहे थे कि रिया सिन्हा और डीजीपी के पद पर जब बने हुए थे अनुराग गुप्ता, उस दौरान उनकी बातचीत हुई है, चैट हुई है, और ये वायरल हो गया है। मतलब कहने का मतलब, वो उन लोगों के मोबाइल से निकलकर ये सरकार के पास ये चैट आ गया है। तो इस चैट को या इस तथ्य को या कोई दस्तावेज को भी बाबूलाल अगर रखते सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में या आगे भी रखें, तो मामला तो गंभीर है, और तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये भ्रष्टाचार की लड़ाई है। और बाबूलाल जी के साथ राज्य की जनता भी साथ आएगी, और सरकार भी सचेत होगी। सरकार को भी ऐसा नहीं लगेगा जो हम प्रतिपक्ष का नेता या विपक्ष का नेता ऐसे ही आरोप लगाता है, जो अक्सर सत्ताधारी दल के लोग यही करते हैं, जो प्रतिपक्ष का काम ही है आरोप लगाना। जैसे कि आज सुप्रियो भट्टाचार्य ने बाबूलाल जी के आरोप के बाद इनकाउंटर किया है, और उन्होंने कई गंभीर बातें बाबूलाल जी के बारे में कही है। जो जब कोई रिटायर हो जाता है अधिकारी, तो बाबूलाल जी को उसके भ्रष्टाचार की कहानी मालूम पड़ती है। और महाभारत के काल में एक संजय थे, और कलयुग में एक बाबूलाल जी हैं जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है। वो कौन बड़ा अधिकारी, डीजीपी कहाँ क्या पैसा लेता है, सारी जानकारी इनके पास रहती है। जबकि यह न दोभाल को इसकी जानकारी रहती है, न केंद्रीय एजेंसियों को जानकारी मिलती है, लेकिन बाबूलाल जी को यह जानकारी मिल जाती है। तो बाबूलाल जी को अब सुप्रियो के आरोप के बाद या उनके प्रतिवाद के बाद कुछ दस्तावेज देना चाहिए, और यह राज्य के हित में भी होगा, और प्रतिपक्ष के नेता के रूप में सरकार पर जो कड़ी निगरानी रखनी है प्रतिपक्ष के नेता को, वह भी प्रूव्ड होगा। नहीं, बिल्कुल, तो सिर्फ बयानों से काम नहीं चलने वाला है। बाबूलाल मरांडी जब नेता प्रतिपक्ष के तौर पे जब सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे सवाल उठा रहे हैं, और इन सब से इतर बाबूलाल मरांडी एक नेता हैं, झारखंड के कद्दावर नेता हैं, पहले मुख्यमंत्री रहे राज्य के। और अगर वो सवाल उठा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनसे भी सवाल पूछा जाएगा कि इसके पीछे का कोई सबूत आपके पास है कि नहीं है। सर, आपके पास लौटते हैं पांडे जी से। पांडे जी, आप कितना गंभीरता के साथ इस सवाल को आप ले रहे हैं? देखिए, अगर बाबूलाल जी ने आरोप लगाया है, साथ में उन्होंने कहा है कि सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए एनआईए से, ऐसे वो अपनी तरफ से एनआईए को पत्र दे रहे हैं, तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने नहीं दिखाया व्हाट्सएप चैट का बात जो जिक्र उन्होंने किया, तो क्या वो कॉपी उनके पास है या सुनी सुनाई बात बोल रहे हैं? अगर है तो वो एनआईए को भेजेंगे, हो सकता है, संभवतः। लेकिन जो 2-3 बिंदु उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जैसे कोयलांचल शांति समिति, उसको लेकर, और भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर, भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर आप देखिए कि उस एरिया में ये बार बार कहा जा रहा है कि जो लैंड एक्विजिशन का काम होना है वो लोगों को पता था, और तुरंत से तुरंत उस एरिया में खरीद बिक्री हुई लैंडों की, ताकि जो मुआवजा की राशि है वो किसी और को मिले। और पेटी कॉन्ट्रैक्ट का मामला है, उसमें स्टोन चिप्स जिसको कहते हैं उसको सप्लाई का मामला है। तो ये दरअसल दोनों जो गिरोह था, चाहे वो अमन साहू का हो चाहे सुजीत सिन्हा, इन दोनों का वर्चस्व की लड़ाई थी। इसी लड़ाई में एक पक्ष को अनुराग गुप्ता ने मदद किया, ऐसा आरोप है बाबूलाल मरांडी का। लेकिन ये सारी बातें तभी स्थापित हो पाएंगी या तो इसकी जांच हो, या फिर बाबूलाल स्वयं जब इतना इन्वेस्टिगेशन करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो वो सारे इन्वेस्टिगेशन तथ्यों को सामने लेकर आए। नहीं, तो सवाल तो यही है कि बाकी में बाबूलाल जी का अपना इन्वेस्टिगेशन है, और उसके बाद उनके पास कोई आधार भी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आया, वो जो चैट जिसका जिक्र कर रहे हैं सुजीत सिन्हा की पत्नी और डीजीपी अनुराग गुप्ता
जब डीजीपी के पद पे थे अनुराग गुप्ता, उस समय का जो चैट है उसका जो जिक्र कर रहे हैं, या फिर आप देख रहे होंगे कि ठीक है इस तरीके की जो बातचीत आज बाबूलाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कर रहे हैं, जब डीजीपी के पद से इस्तीफे की बातचीत हो रही थी अनुराग गुप्ता की, उसी समय से ये चर्चा जो है, मतलब एक जो कहानी घूमते रहता है, क्या वो मनोहर कहानी को इकट्ठा करके बाबूलाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी? देखिए, ये इसी तरीके का काम होता है कि जो थाना प्रभारी जानता है उसके क्षेत्र में ये आदमी थोड़ा नोटोरियस है, तो कोई भी क्राइम घटता है तो पहले उसी को फोन करता है थाना प्रभारी कि तुम कहाँ हो जी। तो चूंकि अनुराग गुप्ता का जिस तरीके से रघुवर दास की सरकार में एक वीडियो आया था राज्यसभा के चुनाव से संबंधित, जिसको लेकर वो 2 साल तक निलंबित भी रहे थे, उसके बाद से बाबूलाल मरांडी हमेशा से प्रखरता मुखरता के साथ उनका विरोध करते रहे हैं। तो उसी तरीके से उन्होंने जब इनको डीजीपी नियुक्त किया गया तो वो न्यायालय भी गए। न्यायालय ने हालांकि ये कहा कि ये पर्सनल मामला बनता है, ये कोई इशू नहीं है, तो उनकी इस याचिका खारिज हो गई। तो एक तो कहे कि दाग ही सही या किसी तरीके से उन पे एक लगा हुआ है। दूसरी बात एक ये समझ में आता है कि सरकार ने जिसको डीजीपी बनाया और बाबूलाल के केस में जिस तरीके से वकील बहस कर रहे थे, अचानक ऐसी कौन सी परिस्थिति हुई कि वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और सरकार ने स्वीकार भी कर लिया। ये जो क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है, इस क्वेश्चन का सही जवाब के लिए हो सकता है कि ये सारी बातें कही जा रही हो। क्योंकि अगर मान लीजिए सरकार जिस व्यक्ति को चाह रही है कि भाई आप डीजीपी बने रहिए, तो उनका इस्तीफा आता है तो सरकार जानना चाहेगी ना क्या वजह है, और हम इतना सहज से स्वीकार कैसे कर लेंगे। तो मतलब आप पांडे जी ये बोल रहे हैं कि अनुराग गुप्ता का जो इस्तीफा है अचानक से, वो इसलिए भी डाइजेस्ट करने लायक नहीं है कि तब जबकि अप्रैल में जब रिटायरमेंट की बात हुई, वेतन जब रोका गया, तो सरकार के तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बकायदा लड़ाई लड़ी गई, उनका सैलरी शुरू हुआ, और बगैर कोई कारण के अगर उनका इस्तीफा आ गया, इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया, तो इसके पीछे जरूर कोई वजह रही होगी। पांडे जी इशारा कर रहे हैं कि इसी वजह को जो है बाबूलाल मरांडी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कर रहे हैं। सर, लेकिन जब बाबूलाल मरांडी जब यह बोल रहे हैं कि अनुराग गुप्ता पे और उनके क्रियाकलाप पे कि कैसे वो अपराधियों के साथ साठ-गांठ करके अवैध खनन में एक हिस्सेदारी ले रहे थे, वो कर रहे थे, और उसकी जानकारी जो है स्टेट गवर्नमेंट को लगी, तब जाकर के जो है ये कार्रवाई हुई या फिर इस्तीफा लिया गया या फिर दिया गया, तो एक तरीके से तो वो स्टेट गवर्नमेंट को सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं कि भाई सरकार ने कार्रवाई की। हाँ, उसके लिए तो पहला ही दिन उन्होंने सरकार को मतलब धन्यवाद दिया था, मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया था। जो हम जो कहते रहे थे, अब हेमंत जी की आंखें खुली है और उन्होंने इनको हटा के सही निर्णय लिया है। और एक लाइन और आगे बोल गए कि अब अनुराग गुप्ता को किसी न किसी पद पर उनको बैठाना चाहिए, न तो घर का भेदी लंका ढाहे वाला काम अनुराग गुप्ता कर सकते हैं। मैंने उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पहले से, अनुराग गुप्ता की जो एक इमेज है पब्लिक में, ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिकल गलियारों में, उसका एक तरीके से वो डरा रहे थे, आशंका जाहिर कर रहे थे। लेकिन बाबूलाल जी अभी तथ्य नहीं दे पाए हैं, लेकिन कुछ परिस्थिति जन्य जो परिस्थितियां दिख रही है, उसमें कहीं ना कहीं अनुराग गुप्ता मतलब आरोपी टाइप का दिख रहे हैं। अब जैसे आप अभी पांडे जी बता ही रहे थे कि जिस समय पूरा बाबूलाल जी और विपक्ष डीजीपी पद पर उनकी नियुक्ति का विरोध कर रहा था, उस समय सरकार उनके साथ बहुत मजबूती से खड़ी थी। लेकिन बाद में आप देखेंगे एक घटना घटी थी जब उनको एसीबी और सीआईडी के पद से हटा दिया गया। तो सीआईडी और एसीबी दोनों ऐसा महत्वपूर्ण पद है डीजीपी के बाद जो काफी प्रभावशाली है, और पूरे अपराध और ये जो कोयला खनन उनन का जितना मामला है उस पर बहुत मतलब मजबूती से नियंत्रण रखता है, और उसकी जानकारी भी उसको होती है। सीआईडी का काम भी वही है, एसीबी बिल्कुल है। तो एक तो ये घटना, दूसरा आप देखेंगे कि तदाशा मिश्रा जैसे ही डीजीपी बनी तो पहला मतलब उनका निर्णय था जो गणेश सिंह को एनजीओ के पद से हटा देना, इंस्पेक्टर जो गणेश सिंह है। और कहा जाता है जो गणेश सिंह जो है तो अनुराग गुप्ता के राइट हैंड थे,
पहले वो जगुआर में थे, फिर अनुराग गुप्ता जब डीजीपी बने तो उनको एसीबी में लाए और उसके बाद वो हेडक्वार्टर ले गए और एनजीओ के प्रभारी बनाए। तो दूसरी घटना ये कहीं ना कहीं इंगित करता है, जो मतलब कुछ ना कुछ बातें तो गंभीर है। और तीसरा, जो उनके जगह पर क्या कहते हैं, एक नए व्यक्ति को गणेश सिंह के, अरुण सिंह को एनजीओ का प्रभारी बना दिया गया। तो उनको हटाना, दूसरे को बनाना, यह नहीं। तीसरा और जो महत्वपूर्ण है, जो गणेश सिंह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज एसीबी ने कर दिया है। तो एफआईआर एसीबी, कुछ प्रारंभिक तथ्य तो होंगे जिसके आधार पर एसीबी ने एफआईआर किया है। अब जो ब्यूरोक्रेसी में चर्चा है या पुलिस महकमे में, और जो ये जो विषय है उसमें ये चर्चा हो रही है, जो गणेश सिंह पर जो एफआईआर हुआ है और गणेश सिंह से जो पूछताछ होगी और उनसे जो कुछ बातें बाहर निकलेंगी, वो और चौंकाऊ हो सकता है। मतलब ये मामला अभी थमने वाला नहीं है, वे एक शुरुआत जैसा ही देखा जाना चाहिए। और बाबूलाल मरांडी का प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे देखा जाना चाहिए कि वो कुरेदने का काम एक तरीके से पीछे से कर रहे हैं। और जब बाबूलाल मरांडी जब इन सवालों को उठा रहे हैं, जिसका हम लोग भी बातचीत कर रहे हैं कि भाई उनके पास तथ्य क्या है, पांडे जी बोल रहे हैं कि एनआईए को उन्होंने लेटर लिखने की बात कही है, जांच कराने की बात कही है। हो सकता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उसको तथ्य को सार्वजनिक नहीं कर रहे हो, एजेंसी को सौंपे। हाँ, हो सकता है जो एक रणनीति का हिस्सा हो। बाबूलाल जी फिर समय पर अब वो ये भी जानते ही होंगे, जो हम मुख्यमंत्री से मांग करेंगे तो मुख्यमंत्री हमारी बात तो मानेंगे नहीं। हम जब एनआईए को लेटर लिखेंगे और एनआईए जब जांच शुरू करेगा और उस दरमियान अगर वो कोई हमसे सहयोग मांगेगा, तो हो सकता है जो उस समय वो एनआईए को ये दस्तावेज या साक्ष्य दे। साथ साथ जो एनआईए के लिए एक आधार बन सकता है, जो गणेश सिंह पर जो एफआईआर हुआ है और वो अवैध लेन देन और ये से जुड़ा मामला है, तो उसको एनआईए उस केस को टेकअप करके आगे बढ़ सकता है। इस तरह की चर्चा है। तो मतलब क्या ये समझा जाए पांडे जी कि आने वाला जो वक्त है अनुराग गुप्ता के लिए और मुश्किल हो सकता है? निश्चित तौर पे ऐसे भी अभी 2-3 मामले हैं जिसमें परिजन एनकाउंटर पे सवाल उठाते हुए न्यायालय में हैं, उसकी जांच कराने की मांग, और इस बीच ये खुलासा हुआ। तो अभी ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जिसको एसीबी ने गिरफ्तार किया है, जिस पूर्व इंस्पेक्टर अनिल गणेश सिंह की बात कर रहे हैं, अब उनका बयान क्या आता है 164 में, वो क्या बयान देते हैं, उनके बयान। अच्छा, इनकी गिरफ्तारी भी हो गई? बिल्कुल। तो उनके बयान पे आगे का खेल निर्भर करेगा। अगर उनका बयान अनुराग गुप्ता के खिलाफ होगा तो निश्चित तौर पे सरकार को अनुराग गुप्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो अनुराग गुप्ता की मुसीबत बढ़ सकती है। ये तो सारा मामला है कि एक के बाद एक कड़ी मिलना चाहिए और उसको सर्कमस्टांशियल एविडेंस से एटलीस्ट आपको प्रूफ होना चाहिए, तब उसी के आधार पे ये मामला होगा। आपको याद होगा कि जिस तरीके से विनय चौबे को भी लेकर ये था कि भाई शराब घोटाला, फिर उसके बाद जमीन घोटाला, तो ये तमाम चीज़ें कड़ी दर कड़ी ये हो रहा है। तो उसी तरीके से आज बाबूलाल मरांडी ने चारित्रिक कहें कि चित्रण करने की कोशिश की अनुराग गुप्ता को कि भाई एसपी से लेकर अभी तक ये हमेशा दागदार रहे। बिल्कुल, जब वो एसपी थे उस समय की भी बातचीत बाबूलाल मरांडी ने याद दिलाई कि कैसे जो है मगध यूनिवर्सिटी में एक डिग्री घोटाला में किस तरीके से वो फंसे, 2 साल तक उस समय भी निलंबित रहे। नहीं, केस चल रहा है। तो वो दरअसल यही बात है कि जब एक बात मैंने शुरू में कहा ना कि किसी थाना क्षेत्र में अगर कोई नोटोरियस आदमी होता है और कोई घटना घटती है तो थाना प्रभारी का पहला फोन उसी को जाता है कि तुम कहाँ हो, ये बताओ। तो उसी तरीके से है। लेकिन क्या ये एक अंजम्पशन है या इसके साथ उनके पास कोई तथ्य है, सबूत है? क्योंकि उन्होंने जो कहानी आज मीडिया के सामने रखी उसको तो सर्किल राउंड कर दिया कि एक दूसरे से सब लिंक जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य चाहिए। और वो साक्ष्य कैसे होगा? वो साक्ष्य या तो फिर जिस तरीके का वो कह रहे हैं कि चैट है तो चैट का एक कॉपी हो जाए और वो मतलब उसको कहते हैं मिस हैंडलिंग ना किया गया हो, तब एक होगा।
दूसरा ये होगा कि या तो फिर जो बयान आ जाए गणेश सिंह का, तब हो सकता है, या तीसरा और जो 2-3 अधिकारियों के उन्होंने नाम लिए कि इनको हटाया गया, उनको हटाया गया, तो ये जब एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगे, और सबसे ऊपर बड़ी बात है, राज्य सरकार अगर सचमुच लगेगा कि बाबूलाल मरांडी की बातों में तथ्य है, तो राज्य सरकार जांच करा लेगी। लेकिन ये सिर्फ सर, इसको क्या बाकी सिर्फ इसको ऐसे देखा जाना चाहिए कि ये भ्रष्टाचार का मामला है? जिस तरीके से कोट किया बाबूलाल जी ने कि भाई 40% की बातचीत थी, अगर सुजीत सिन्हा का अगर कमाई 100 रुपया हो रहा है तो 40 रुपया अनुराग गुप्ता के पास जा रहा है, ऐसी बातचीत बाबूलाल मरांडी बोल रहे हैं। लेकिन इसी के साथ जो वह बता रहे हैं कि सुजीत सिन्हा के इशारे पे अमन साहू का एनकाउंटर हुआ, तो ये तो पूरा हत्या का मामला भी दिखाई पड़ रहा है। ये तो सिर्फ एनकाउंटर जैसा मसला है नहीं। अगर बाबूलाल जी के पास उनकी बातों में दम है, आधार है, तो ये तो सिर्फ एनकाउंटर जैसी चीजें हैं नहीं। बिल्कुल हत्या का मामला है ही। और चैट के बारे में जो बात है, चैट में यही चीजें हैं जो जो जैसा कहा जा रहा है। वो चैट हमारे पास नहीं है, इसलिए हम दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बाबूलाल जी भी बोल रहे हैं और अन्य लोग भी सत्ता के गलियारे में बैठे लोग बोल रहे हैं, तो चैट में यही चीज है। जो सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिन्हा और अनुराग गुप्ता के बीच जो बातचीत हुई है, उसमें पैसे का ही लेन देन हुआ है उसकी हत्या कराने के लिए, अमन साहू की। तो ये हत्या शब्द का वहां तो उपयोग हो ही रहा है। मतलब काफी गंभीर मामला है। हालांकि इन सब पर एक चीज जरूर आकर के हावी हो जाता है कि बाबूलाल मरांडी की ये पहली लड़ाई नहीं है अनुराग गुप्ता के खिलाफ। बरसों से अनुराग गुप्ता को लेकर के बाबूलाल मरांडी अलग अलग मौकों पे अलग अलग दावे करते रहे हैं। ऐसे में आज जब उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुराग गुप्ता पे कई सारे गंभीर आरोप जब उन्होंने लगाया है, तो कई सारा सवाल भी पूछा जा रहा है कि भाई आपके जो आरोप हैं उसमें कोई दम भी है या नहीं है, या फिर आप ऐसे ही एक मनोहर कहानी लेकर के आ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, अनुराग गुप्ता ने ये किया, अनुराग गुप्ता ने वो किया। अगर ऐसी बातें हैं तो आपको डॉक्यूमेंट भी सामने देना पड़ेगा। हाँ, नहीं, अब एक हम नई बात थोड़ा सा बोलना चाहते हैं। अब जैसे अनुराग गुप्ता ने इस्तीफा दिया, स्वीकार हो गया, उसके बाद जो डीजीपी बनाई गई तदाशा मिश्रा, वो सबसे जूनियर है अभी, और अगले महीने संभवतः रिटायरमेंट 31 दिसंबर को रिटायर कर जाएंगी। मुश्किल से मतलब 1.5 महीने का कार्यकाल उनका बचा हुआ है। उसके बाद जो नए डीजीपी की नियुक्ति होगी, उस पर वहीं पर सरकार के लिए एक मौका है, जो एक ऐसे डीजीपी की नियुक्ति हो जो राज्य में भ्रष्टाचार को पर नकेल कर सके, नियंत्रण कायम कर सके, और कोयला के क्षेत्र में जिस तरह के वर्चस्व की लड़ाई, वो धनबाद हो, हजारिया हो, रामगढ़ हो, पूरा उस पर नियंत्रण हो, तो वहाँ एक मौका सरकार के लिए होगा कि वो वहाँ अपने को प्रूव कर सके। और आपको शायद एक बार उसमें प्रशांत सिंह और दूसरे कई लोगों का नाम तो चल ही रहा था। मुझे लगता है कि तदाशा मिश्रा को इसलिए भी मौका दिया गया है कि एक तो अगले महीने रिटायर होने जा रही हैं और संभवतः वो राज्य की पहली डीजीपी बनी है, महिला डीजीपी। तो एक हेमंत सोरेन अपने बुक में ये दर्ज कराना भी चाह रहे होंगे कि उन्होंने एक महिला पदाधिकारी को जो है डीजीपी बनाया। हाँ, और 1 महीने का जो 1.5 महीने का समय मिला है, उसमें वो जज भी कर लेंगे, जो अब अनिल पाल्टा, प्रशांत सिंह और MS भाटिया में उसमें कौन हमारे लिए बेहतर है, राज्य के लिए बेहतर है, एक समय मिला है। और अब हम लोग को 31 दिसंबर को देखना चाहिए जो राज्य को जो नया डीजीपी मिलेगा, अब वो फिर किस रूप में आगे जाएगा। तो मामला काफी गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि बाबूलाल सवाल पूछ रहे हैं, और बाबूलाल अगर सवाल पूछ रहे हैं तो इसको गंभीरता से लेना ही चाहिए। और वो भी सवाल उस व्यक्ति पर है जो कि इस राज्य में डीजीपी के पद पर रह चुका है, और उस व्यक्ति पर आरोप है जो कि पहले भी सवालों के घेरे में भी रह चुके हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले की जांच या राज्य सरकार कराए, NIA करे, या फिर कौन करे, लेकिन जांच तो होनी ही चाहिए क्योंकि सवाल तो बड़ा है सर। हाँ, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और देखिए जो परिस्थिति जन्य घटना जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, जो मतलब जिस तरह से वो हटे, जिस तरह से हटाए गए या हटे,
या उससे पहले जो एसीबी या सीआईडी से वो हटाए गए, तो कहीं ना कहीं सरकार के नजर में वो मतलब थोड़ा दागी तो दिख रहे हैं, और दागी जब दिख रहे हैं तो और कार्रवाई भी होनी चाहिए। कार्रवाई भी होनी चाहिए, और कार्रवाई करने के लिए अब सरकार कह सकती है जो कार्रवाई हम किस आधार पर करें, तो उसके लिए जांच करा के तथ्यों को सामने लाना चाहिए। बिल्कुल, और बाबूलाल जी को तथ्य सामने लाना चाहिए। बाबूलाल जी के पास जब इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं, कोई साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस तो थी नहीं आज की। अगर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो तथ्य को भी आपको सामने लाना चाहिए। अगर कोई बहुत कानून का कोई बाउंड्रीज नहीं हो कि भाई तथ्य को सामने लाने से अगर उस पर कोई असर पड़ने वाला हो। नहीं, देखिए, बाबूलाल जी इस मामले में मैं उनको जितना समझता हूँ वो काफी तेज हैं। अभी अगर वो चैट इनके पास आता, वो मीडिया में आती अगर बात, तो ये होता कि चैट को लीक किसने किया, क्योंकि वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था और इट कैन नॉट बी डिस्क्लोज। उस आधार पे भी किसी का गर्दन फंस सकता था। लेकिन वो अगर चैट गुपचुप तरीके से एनआईए के पास चल जाए तो एनआईए के लिए वो सोर्स हो जाएगा, और सोर्स कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड। एक इस बात को समझिए, अंतर यही है। दूसरी बात है कि सरकार बाबूलाल मरांडी की बातों को क्यों ले भाई गंभीरता से। कोई वैसा तो बात जो उन्होंने कहा है, सिर्फ आरोप गंभीर है, तथ्य नहीं रखा है। सरकार स्लोली प्रोसेस में है। एक प्रोसेस ये है कि वहां पे गणेश सिंह जी का बयान, गणेश सिंह का बयान एसीबी जिस तरीके से लेगी या फिर उस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो वो एक तार इधर पहुंच जाएगा, या फिर न्यायालय में अगर परिजन जब इस पूरे इनकाउंटर की इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं वो भी आ जाएगा। तो अगर वो उधर से भी आ जाता है तो भी जांच हो जाएगा, या सरकार को इधर से बयान मिल जाएगा तो भी आधार हो जाएगा। सरकार तो अचानक से सपना देख के उठी और सुबह जांच का आदेश दे दे, ऐसा नहीं होता सामान्य तौर पे। लेकिन सवाल, अब इसको लाइव लंबा हो रहा है, समाप्त करते हैं, लेकिन सवाल तो यही है पांडे जी कि अगर सब कुछ सही ही था तो जिसके लिए राज्य सरकार 4 महीने 5 महीने पहले लड़ाई लड़ रही थी हर जगह, उस व्यक्ति का आखिरकार इतना जल्दी इस्तीफा क्यों हो गया, और अगर इस्तीफा दिया गया तो क्यों दिया गया, और इस्तीफा अगर लिया गया तो क्यों लिया गया, ये सवाल तो है ही। इन सवालों के बीच में बाबूलाल का आरोप बड़ा आरोप है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि लोग इंतजार करेंगे, समझना चाहेंगे कि भाई अनुराग गुप्ता आखिर क्यों गए इस्तीफा देकर। शुक्रिया।